आज से मैं एक नई सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या नहीं। सो हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक 5 साल की लड़की है जिसका नाम यांग वू है, जो हमारी सीरीज़ की लीड एक्ट्रेस है, जिसके पापा उसे हॉस्पिटल ले आए थे क्योंकि वो 5 साल की हो गई थी, फिर भी एक शब्द भी नहीं बोलती थी। डायग्नोसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि वो ऑटिस्टिक है। मतलब ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से थोड़े अलग तरह के होते हैं, जो हमेशा अपने अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ये सुनने के बाद उसके पापा बहुत शॉक हो जाते हैं। फिर वो घर जाते हैं। जाते जाते रास्ते में घर के पास आने पर उनका लैंडलॉर्ड आता है और यांगू के पापा से बहुत झगड़ने लगता है। वो एक नंबर का पागल आदमी होता है जो अपने बीवी पर बहुत शक करता है और हर इंसान जिससे उसकी बीवी बात करती है उस पर वो शक करता है। वो उसे बहुत झगड़ता है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बहुत मारपीट करने लगता है, कहता है तुम्हारा और मेरी बीवी का मेरे पीठ पीछे अफेयर चल रहा है। तो उस पर यांगू के पापा कहते हैं आपकी बीवी तो सिर्फ मेरी बच्ची का बेबी सिटिंग करती है। फिर वो लैंडलॉर्ड कहता है बेबी सिटिंग के बहाने तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और उसको बहुत मारने लगता है। उसकी बीवी भी उसको रोकने आती है लेकिन वो रुकता नहीं। दोनों की ये लड़ाई देखकर यांगू बहुत पैनिक हो जाती है, जोर जोर से क्रिमिनल लॉ बोलने लगती है कि अगर वो ऐसा मारपीट करेगा तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। 5 साल की लड़की जिसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था, वो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल लॉ बोल रही होती है। ये क्रिमिनल लॉ सुनकर लैंडलॉर्ड मानना बंद करता है और उसके पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आज यांगू पहली बार बोली होती है और वो खुशी के मारे उसको गोदी में उठा लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से खुशी से बोलने लगते हैं कि मेरी बेटी बोली, मेरी बेटी बोली। जब उसके पापा घर जाकर उसे पूछते हैं कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा, तो वो ये कहती है कि मैंने ये सब क्रिमिनल लॉ के बुक्स में पढ़ा है जो घर में थी। वो तो बहुत बड़ी किताब थी और उसने वो पूरी याद कर ली थी। तब उसके पापा को पता चलता है कि ये ऑटिस्टिक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप की बच्ची है जो एक ब्रिलियंट ऑटिस्टिक है। फिर 22 साल बीत जाते हैं। अब हमारी वूयांग बड़ी हुई होती है। वो अभी अभी उठी होती है। आज उसके जॉब का पहला दिन होता है। उसके रूम में सभी जगह पे लॉ की किताबें होती है, मतलब उसने लॉ में पढ़ाई की होती है। उसको व्हेल से बहुत अलग सा ऑब्सेशन होता है, लगाव होता है। वो हमेशा व्हेल्स की दुनिया में खोई रहती है। वो उसके लाइफ के हर एक चीज़ को व्हेल्स से कंपेयर करके सोचती है। उसके सारे चीज़ों में व्हेल्स की पेंटिंग वगैरह ऐसा कुछ तो व्हेल्स के रिलेटेड इंक्लूड होता है। फिर बाद में वो जॉब के लिए तैयार होती है। उसके पापा ने उसके जॉब के पहले दिन के लिए एक कोट गिफ्ट किया होता है। वो पहनती है और अपने पापा के पास सुशी खाने के लिए जाती है, जिनकी एक छोटी सी सुशी शॉप होती है। उसे सुशी बहुत पसंद होती है। उसे हर चीज़ को नीटली रखना पसंद होता है। जब उसके पापा उसको सुशी का प्लेट देते हैं तो एक सुशी थोड़ी सी अपनी जगह से बिखर गई होती है, तो वो उसे सही ठिकाने पर रखती है। जाने से पहले पापा उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जॉब पर कैसे बिहेव करना चाहिए। वो उसे कहते हैं कभी भी किसी के भी बातों को रिपीट नहीं करना। ऑटिस्टिक होने के कारण वो लोगों की बातें रिपीट करती थी और आगे कहते हैं व्हेल्स के बारे में कुछ भी बातें मत करना, क्योंकि वो हमेशा व्हेल्स के बारे में बड़बड़ करती थी क्योंकि उसको व्हेल से बहुत ज़्यादा लगा होता था। तो वो उनसे कहती है अगर व्हेल्स के बारे में मुझे बातें करनी ही पड़ी तो क्या करूँ। तो पापा उसे कहते हैं बिना मतलब के व्हेल्स के बारे में कुछ मत बोलना, अगर ज़रूरत पड़े तो ठीक है। बाद में उसको उसके पापा जॉब के लिए जाने के लिए ऑफिस का रास्ता कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि उसको ऑफिस का रास्ता याद है या नहीं। तो वो उनको बताती है और जॉब के लिए निकल जाती है। जाते वक्त बहुत सारे लोगों को रेलवे में देखकर उसे डर लगने लगता है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए हेडफोन्स लगाती है और व्हेल्स के बारे में सोचती है कि व्हेल्स उसके आसपास ही है, जिससे वो रिलैक्स हो जाती है, घबराना बंद कर जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो बिल्डिंग के अंदर जाने वाला नॉर्मल वाला गेट बंद होता है। वॉचमैन उसे कहता है कि दूसरे गेट से अंदर आए। बिल्डिंग का दूसरा वाला गेट गोल गोल घूमने वाला था, इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। फिर बहुत कोशिशों के बाद भी वो अंदर जाने के लिए नाकाम रहती है। बाद में एक लड़का आता है और उसे ऐसा देखकर उसके अंदर जाने में मदद करता है, जो हमारे कहानी का लीड एक्टर है। वो भी उसी ऑफिस में काम करता है। वो उसे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है, तो वो उसे छोड़ता है। जाते जाते रास्ते में हमें पता चलता है कि वो उनके ऑफिस में बड़ा फेमस होता है। यांगवू अपने सीनियर अटर्नी के ऑफिस में जाती है
जब अटॉर्नी जोंग उसके बिहेवियर को देखते हैं तो उसे शक हो जाता है कि ऐसे कैसे अटॉर्नी को सीईओ ने हायर किया है। जब वो उसका रिज्यूमे चेक करती है तो यांगवू बताती है कि रिज्यूमे में 2 पेज होने चाहिए। वो दूसरा पेज मतलब उस पे लिखा होता है कि उसे ऑटिस्टिक सिंड्रोम है। फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहते हैं और उसके रिज्यूमे पे सीईओ हान ने एक नोट लगाया होता है। उस पे उन्होंने लिखा होता है कि उसका ध्यान रखो, जिससे सीनियर अटॉर्नी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रिज्यूमे लेके सीईओ की तरफ जाते हैं। बाकी के 2 अटॉर्नी जो उसके ऑफिस में उसके साथ रुके थे, उसमें से चोए वुयांग को पहले से जानती थी क्योंकि उन दोनों की पढ़ाई एक ही लॉ कॉलेज में हुई थी। और वहाँ पे और एक दूसरा अटॉर्नी, उसका नाम कौन था। इधर सीनियर अटॉर्नी जब सीईओ के ऑफिस में जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसे कैसे लड़की को आपने हायर किया है, तो वो कहती है यांगवू बहुत टैलेंटेड लड़की है, वो एक टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और वहाँ पे टॉप भी किया है, तो हमारा ऑफिस ऐसे टैलेंट को कैसे गवा सकता है। तो जांग कहते हैं रट्टा मारकर भी टॉप किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऑफिस में काम करने के लिए और केस को सॉल्व करने के लिए असली मायने में ब्रिलियंट होने की ज़रूरत है। तो हान उसे कहती है कि उसे एक केस दे दो, अगर वो सॉल्व कर ना पाए तो तुम उसे निकाल सकते हो। तो जांग वहाँ पे उसे मंजूरी देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जांग यांगवू को उसके फर्स्ट केस के बारे में बता रहे होते हैं। वो ऐसा होता है कि एक ओल्ड लेडी ने अपने हस्बैंड के ऊपर अटेम्प्टेड मर्डर किया था। वो वही ओल्ड लेडी और उसके हस्बैंड थे जिनके घर में जब यांगवू छोटी थी तब किराए पर रहती थी। उस लेडी का हस्बैंड आज भी उस पर पहले की तरह ही शक करता था और इसी को लेकर उस दिन भी उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था और वो लेडी गलती से उसके हस्बैंड के सर के ऊपर आयरन मारती है और उसका हस्बैंड बेहोश हो जाता है। केस सुनाने के बाद जांग यांगवू को मिसेस पार्क को मिलने के लिए कहते हैं। जब मिसेस पार्क देखती है कि ये लड़की उनका केस हैंडल करने वाली है तो उनको थोड़ी सी टेंशन ही आ जाती है, पर जब बाद में यांगवू उनको अपना इंट्रोडक्शन देती है तो उन्हें यांगवू याद आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वो कितनी होशियार होती है। उसके बाद यांगवू मिसेस पार्क को केस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि मिसेस पार्क ने जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया था। तो वैसा वो स्टेटमेंट बनाकर वो सीनियर अटॉर्नी जांग को देती है। उसका स्टेटमेंट देखकर जांग बहुत गुस्सा होते हैं और उसे फिर से स्टेटमेंट बनाने को कहते हैं। तो वो हमेशा की तरह वेल्स के बारे में बोलने लगती है, जिससे कि जांग और भी ज़्यादा गुस्सा होते हैं। पर हमें पता है कि वो सारी चीज़ें वेल्स को रिलेट करके समझती है। तो बाद में वो नॉर्मल लैंग्वेज में जांग को कहती है कि अब तक हम सॉल्यूशन क्रिमिनल लॉ में ढूंढ रहे थे, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिविल लॉ में है। वो उसका पूरा पॉइंट पूरी तरह से समझाती है। अटॉर्नी जांग को भी भरोसा मिलता है कि जो भी वो बोल रही है सब कुछ करेक्ट है। उसने केस को बहुत बारीकियों के साथ समझा होता है। वो पूरा सल्यूशन डिटेल में बताती है और अटॉर्नी जांग, जिन्होंने खुद ने भी इस केस को इतनी बारीकियों के साथ नहीं समझा होता, जिससे अटॉर्नी जांग पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो यांगवू को उसकी तरह से केस सॉल्व करने की परमिशन दे देते हैं और साथ ही गुस्सा करने के लिए और रूडली बिहेव करने के लिए यांगवू से माफ़ी भी मांगते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के एपिसोड बहुत ही बड़े हैं और मुझे आप लोगों को ये एपिसोड डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं, तो मैंने हर एक एपिसोड को कुछ पार्ट्स में बांट दिया है जिससे एपिसोड का मज़ा ख़राब ना हो। अगर फिर भी आपको पूरा एपिसोड एक ही बार में छोटा सा ही चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ रहा है, तो उसे मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक भी कर दीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। टिल देन टेक केयर।